ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है, ईजमेंट से ही लिया गया है। ठीक है, ईजमेंट की कुछ श्रेणियां बता रखी हैं जो शॉर्ट नोट में पूछ ली जाती हैं, उनका नाम देकर भी इसके बारे में बताइए। जैसे कि आवश्यकता जनित सुखाधिकार जिसको ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, दूसरा है सुखाधिकार क्लब जिसको क्वासी ईजमेंट कहते हैं, तीसरा है अविच्छिन्न सुखाधिकार जिसको कंटिन्यू ईजमेंट कहते हैं, चौथा है विच्छिन्न सुखाधिकार जिसको डिसकंटिन्यूस ईजमेंट कहते हैं। ठीक है, पांचवा है चिर विवाद द्वारा अर्जित सुखाधिकार, ईजमेंट एक्वायर्ड बाय प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें से जो पहला है, जो पहली श्रेणी है वो है आवश्यकता जनिक सुखाधिकार। मतलब इसके बारे में जो भारतीय सुखाधिकार इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 है उसकी सेक्शन 13 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसको ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ईजमेंट है जिसके अंदर भी नॉर्मल तो क्या होता है कि सामान्यतः सुखाधिकार के उद्भव के लिए दो प्रॉपर्टियां होनी जरूरी होती है। ठीक है, एक डोमिनेंट एक सर्विएंट। ठीक है, दो संपत्तियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, उनका अलग अलग होना जरूरी है और उनके मालिक जो ओनर है उनका भी अलग अलग होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एक मालिक की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लेकिन बाद में उसके हाथ से निकलकर उसका क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, मतलब टुकड़ों में बढ़ जाती है। मान लो भी एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी बंट गई, दो भागों में डिवाइड होगी, पार्टीशन हो गया, दो भाइयों ने बांट लिया। ठीक है, अब उसके अंदर ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का सुखाधिकार जो है ये पैदा होता है। मतलब आप बिना दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज किए हुए अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब बहुत जरूरी है, आवश्यकता का सुखाधिकार इसको कहा जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर पार्टीशन के समय पैदा होता है। ठीक है, मतलब इतना जरूरी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच ही नहीं सकते। मान लो एक मकान है, बंट गया, रास्ता एक है, ठीक है, रास्ता एक है, तो वो चाहे किसी के भी पक्ष में आए, रास्ता किसी के भी हिस्से में आए, लेकिन वहां से निकलने का अधिकार सबका होगा। इसके बिना वो अपने जो उनका हिस्सा है वहां तक नहीं पहुंच सकते। रास्ते का अधिकार, सीढ़ियों का अधिकार, ठीक है, कुआं है एक जहां से सारी फैमिली है वो पानी लेती है, तो ये भी मतलब बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। कहते हैं कि आवश्यकता जनिक सुखाधिकारों की उत्पत्ति संपत्ति के विभाजन पर होती है। जब दोनों संपत्तियां एक ही व्यक्ति के पास हों या एक ही व्यक्ति के पास नहीं रही, तब आवश्यकता जनिक सुखाधिकार का उद्भव नहीं होता। ठीक है, आवश्यकता जनिक सुखाधिकार की कसौटी सुविधा न होकर परम आवश्यकता है। मतलब सुविधा नहीं, मतलब आपके पास रास्ता है लेकिन वो क्या है, थोड़ा मुश्किल है, शॉर्टकट नहीं पड़ता। ठीक है, तो भैया फिर वो बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो आप दूसरे की जमीन से नहीं निकल सकते। फिर ये नहीं कह सकते कि यहां से मेरे को मतलब मैं जल्दी पहुंचता हूं, यहां से मेरे को इजी होता है। दूसरा रास्ता चाहे कितना ही गंदा हो, कितना ही मुश्किल हो, अगर दूसरा ऑप्शन है तो आप ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की मांग नहीं कर सकते। मतलब और अदर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तभी ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की आप मांग कर सकते हो कि बहुत जरूरी है। अगर अदर ऑप्शन है फिर तो क्या जरूरी है, चाहे वो कितना ही दूर पड़ता हो, कितना ही घूम के आना पड़ता हो, अगर है तो फिर आप ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की मांग नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जांपल से समझे, जैसे का को अपनी संपत्ति पर भूमि पर जाने के लिए एक ऑप्शनल मार्ग उपलब्ध है, तब का जो ए है अदर पर्सन की भूमि पर मार्ग की आवश्यकता जनिक सुखाधिकार की
सुखाधिकार का दावा नहीं कर सकता, चाहे जो उसके पास ऑप्शन है वो चाहे कितना भी कष्टप्रद हो, मुश्किल हो, फिर भी वो मांग नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहने से नहीं चलेगा कि यहां से जाने से मेरे को ज्यादा सुविधा होती है, ये सुविधाजनक है, ये शॉर्टकट है। क्लियर? तो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी तभी मिलेगा जब वो बहुत जरूरी होगा, अदर ऑप्शन नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं है। ये बहाना नहीं चलेगा कि अदर रास्ता तो है, दूसरा रास्ता तो है, लेकिन वो मुश्किल है, ठीक है, कष्टप्रद है, वहां से दिक्कत आती है, यहां से शॉर्टकट पड़ता है, तो वो बहाना नहीं चलेगा। दूसरा है सुखाधिकार क्लब, जिसको क्वासी ईजमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्वासी ईजमेंट क्या होता है? सुखाधिकार क्लब से अभिप्राय ऐसे सुखाधिकार ईजमेंट से है जो अत्यंत आवश्यक नहीं है, किंतु जिसका उद्भव प्रकल्पित अनुदान से होता है। ये वहां लागू होता है जहां संपत्ति संयुक्त थी और उसका स्वामी एक था, किंतु वह पृथक हो गई। इस प्रकार सुखाधिकार क्लब अत्यंत आवश्यकता का नहीं होता, किंतु वह पूर्ण एवं एकल स्वामित्व के पृथक हो जाने के पश्चात उसी तरह उपभोग के लिए जो हितकर और रीजनेबल हो आवश्यक होता है। कहने का मतलब क्वासी ईजमेंट जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं होता। ठीक है, मतलब आपको कभी कभी जाने के लिए, ठीक है, रास्ता चाहिए, आप कभी कभी जाओगे। ठीक है, जैसे ये ज्यादातर बंटवारे ये भी पार्टीशन में होता है। जैसे एक खेत है, ठीक है, उसका बंटवारा हो गया, ठीक है, दो प्रॉपर्टियां अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग, चाहे उसको बेच दिया। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी के मालिक को अपने हिस्से तक पहुंचने के लिए दूसरे व्यक्ति की जमीन से गुजरना पड़ेगा, जैसे वो पहले गुजरता था। ठीक है, कभी कभी जाना है, ठीक है, मतलब खेती के कामों के लिए जाना है, तो भैया वहां कौन सा ईजमेंट लागू होगा? क्वासी ईजमेंट, जो ज्यादा जरूरी ना हो, कभी कभी यूज करने के लिए हो। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ए दो संपत्तियों, मतलब दो प्रॉपर्टी का मालिक है, जिनमें से एक वह बी के हाथ बेच देता है और दूसरी अपने पास रखता है। जिस भूमि को ए अपने पास रखता है उस पर खेती करने के लिए, मतलब खेती होती है वहां, और वहां खेती होती है, और बी की भूमि पर होकर गुजरे बिना वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, संभव नहीं है। ए को केवल खेती के प्रयोजन के लिए, मतलब खेती करने के लिए, उस पर्पज के लिए बी की भूमि पर से होकर आने जाने का सुखाधिकार है। किसके लिए? सिर्फ खेती के कार्यों के लिए, क्योंकि उसने जो रोड की तरफ हिस्सा था वो उसको बेच दिया। ठीक है, अब भैया पहले तो वहां से आता था, लेकिन अब उसको बेच दिया, रास्ता और कोई नहीं है। किसके लिए चाहिए? सिर्फ खेती के लिए चाहिए। कभी कभी आएगा, सिर्फ पर्पस क्या है? खेती के लिए। भाई ट्रैक्टर लाना है, ले जाना है, खेत को बीजना है, फसल काटनी है, पानी लगाना है, तो उन कामों के लिए, उन पर्पस के लिए आपको वो अधिकार मिलेगा, उसको कहते हैं क्वासी ईजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कंटिन्यूस, जिसको अविच्छिन्न सुखाधिकार कहते हैं। कंटिन्यूस ईजमेंट मतलब जो लगातार आ रहा है, बिना ह्यूमन एक्ट के आ रहा है, मतलब यहां पर मानवीय कार्य की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपका मकान है, वहां हवा आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? ये कंटिन्यू है, ये लगातार आ रहा है, मतलब ये थोड़ा कि आज आया कल नहीं आएगा, कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमन एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको कहते हैं कंटिन्यूस ईजमेंट। ठीक है, अविच्छिन्न सुखाधिकार जो लगातार आपको मिल रहा है, हवा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। उसके बाद है फोर्थ नंबर पर डिसकंटिन्यूस ईजमेंट, मतलब जो ह्यूमन एक्ट के द्वारा होता है। विच्छिन्न सुखाधिकार से अभिप्राय ऐसे ईजमेंट से है जिसके
उपयोग उपभोग के लिए मानव कृत्य ह्यूमन एक्ट की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विच्छिन्न सुखाधिकार डिसकंटिन्यूस ईजमेंट के यूज के लिए व्यक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। जैसे कि मार्गाधिकार इसका अच्छा उदाहरण है, भाई आने जाने के लिए रास्ता, ठीक है। उसके बाद है चिर विवाह द्वारा अर्जित ईजमेंट सुखाधिकार, ईजमेंट अक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन। चिर व्यवहार, इसको चिर भोग भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर यह बता रखा है कि आप लगातार काफी लंबे समय तक किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो बिना रोक टोक के, शांतिपूर्ण तरीके से, आपको किसी ने नहीं रोका, विदाउट परमिशन कर रहे हो, तो आपका उस पर सबतब उस पर अधिकार अर्जित हो जाता है। इसे प्रथागत और रूढ़िगत सुखाधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 20 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी रुकावट के किसी रास्ते का यूज कर रहा है, तो ये उसका चिर व्यवहार मतलब प्रिस्क्रिप्शन का सुखाधिकार माना जाएगा, ठीक है। मतलब 20 सालों से कर रहे हो, लंबे समय से कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, किसी ने नहीं रोका, ठीक है, बिना परमिशन कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो, तो वहां आपका चिर भोग का, चिर व्यवहार का सुखाधिकार, जिसको प्रिस्क्रिप्शन का ईजमेंट कहा जाता है, वो अर्जित हो जाता है, ठीक है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। शर्तें क्या है? ऐसा अधिकार उपभोग उपयोग किया जा रहा हो, ठीक है, एक राइट के रूप में यूज किया जा रहा हो, बिना किसी की परमिशन से, शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा हो। मतलब परमिशन की जरूरत नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से करो और डायरेक्टली करो, मतलब किसी से छिपकर नहीं, खुलेआम करो, ठीक है। और कंटिन्यू 20 साल या इससे ज्यादा वर्षों तक किया जा रहा हो। अगर सरकार के विरुद्ध है, मतलब प्रॉपर्टी जो है सरकार की है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वहां पर जो टाइम पीरियड है वो 30 वर्ष माना जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपका प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार अर्जित हो जाता है। मतलब 20 साल हो गए या उससे ज्यादा हो गए, आप किसी रास्ते से निकल रहे हो, निरंतर रेगुलर निकल रहे हो, बिना किसी रुकावट के नियमित तौर पर उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वहां प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार बन जाएगा। सरकार के विरुद्ध मामलों में 30 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए, मतलब टाइम पीरियड 30 साल है, और अगर प्राइवेट जमीन है तो वहां पर 20 साल है, ठीक है। फिर ऐसे मामलों में चिर विवाह द्वारा मार्ग के सुखाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, जहां वादी के पास, अगर आपके पास ऑप्शनल कोई रास्ता है तो वहां आप इसका दावा नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो भी आप किसी रास्ते से निकल रहे हो, लगातार निकल रहे हो, 20 साल हो गए, ठीक है, अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब वो बंद करना चाहे, मान लो दीवार खींच दी, क्या खींच सकता है? नहीं खींच सकता। साहब 20 साल हो गए, लगातार कर रहा हूं, खुलेआम कर रहा हूं, बिना रोक टोक के कर रहा हूं, किसी की परमिशन नहीं ली मैंने। अगर रोकना होता तो पहले ही रोक देता। अब तो 20 साल हो गए, अब नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास दूसरा रास्ता है, वो कहता है कि ये मैं बंद कर रहा हूं, लेकिन आपके पास दूसरा रास्ता है, उसको यूज कर लो। तो फिर यहां जो ये ईजमेंट का राइट है वो नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया आपका जो है चिर विवाह द्वारा अर्जित सुखाधिकार, ईजमेंट अक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस प्रकार ये कुछ श्रेणियां दी गई हैं, भी आपको ये इनका नाम पूछ लिया जाता है, भी इनमें क्या होता है, शॉर्ट नोट में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ ये टॉपिक पूरा होता है। इसके अंदर जो पहला था वो क्या था भी, आवश्यकता जनित सुखाधिकार, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, बहुत जरूरी, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। एक प्रॉपर्टी है, पार्टीशन हो गया, 2 भागों में बंट गई,
ठीक है, एक सीढ़ी है, एक रास्ता है, एक पानी का वो है स्रोत, ठीक है, चाहे वो किसी के हिस्से में हो, वो तो जरूरी है। आप बाहर, घर से बाहर तो जाओगे, तो जिसके बिना काम नहीं चलता सकता, मतलब काम नहीं चल सकता, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अदर कोई ऑप्शन है, दूसरा रास्ता है, वो कितना ही कठोर हो, ठीक है, कितना ही गंदा हो, कितना ही आपको दूर पड़ता हो, लेकिन फिर आप मांग नहीं कर सकते। अदर ऑप्शन है तो मांग लो, आप तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है क्वासी ईजमेंट। क्वासी ईजमेंट मतलब जो ऐसा अधिकार जो कभी कभी यूज होना हो, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक मालिक है, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, जो रास्ते वाला हिस्सा था, सड़क वाला हिस्सा था, उसने बेच दिया, पीछे वाली खुद अपने पास रख ली। अब उसको वहां खेती करने के लिए जाना पड़ता है, तो खेती के प्रयोजन से उसी पर्पस के लिए आपको जाने आने का अधिकार होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? क्वासी ईजमेंट। उसके बाद आएगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ईजमेंट क्या होता है? जो लगातार आ रहा है, ह्यूमन एक्ट की जरूरत नहीं है, मानवीय कार्य की आवश्यकता नहीं है। जैसे हवा आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो वो क्या है? कंटिन्यूस ईजमेंट। चौथा है डिसकंटिन्यूस ईजमेंट, मतलब जिसके अंदर क्या होता है कि जो जिसके अंदर किसी ह्यूमन एक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो कभी कभी यूज करने के लिए होता है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। जैसे आप किसी रास्ते से गुजरते हो, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन एक्ट की आवश्यकता पड़ती है, आने जाने का रास्ता, लोगों के आने जाने का रास्ता, तो भैया वो क्या है? डिसकंटिन्यूस ईजमेंट है। उसके बाद आ गया प्रिस्क्रिप्शन, चिर व्यवहार द्वारा अर्जित सुखाधिकार, ठीक है। आप किसी प्रॉपर्टी का 20 साल या उससे ज्यादा समय से यूज कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो, बिना रोक टोक कर रहे हो, किसी की परमिशन नहीं ली, क्या आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि अदर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट जमीन है तो वहां पर 20 साल में ये अधिकार अर्जित हो जाता है, बन जाता है। और अगर गवर्नमेंट की जमीन है तो वहां 30 साल टाइम पीरियड है, 30 साल कम से कम चाहिए, 30 साल पूरे हुए आपका राइट बन गया। अदर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अदर कोई रास्ता है तो फिर आप उस रास्ते को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 20 साल तक बिना रोक टोक आपने, या 30 साल तक बिना रोक टोक आपने शांतिपूर्ण तरीके से खुले यहां बिना परमिशन के उस अधिकार को, उस जमीन को यूज कर लिया, तो उस पर आपका ईजमेंट एक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है, चिर व्यवहार द्वारा अर्जित सुखाधिकार बन जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ श्रेणियां थी, टाइप्स थे किसके? ईजमेंट के। 2 या 3 देकर इकट्ठे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है।